हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे थे जिसमें अभी हम लोग बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पहले ही 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूं फ्रेंड्स। ये पार्ट 7 है, मैं 6 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, आप उधर से वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन होगा आज का, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? एड्स देने वाले वायरस की पहचान 1981 में हुई थी। एड्स देने वाले वायरस की पहचान 1981 में हुई थी। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स, निम्न के कारण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स निम्न में किसके कारण होता है? वायरस के कारण। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किसके निदान के लिए किया जाता है? तो एड्स के परीक्षण, एड्स के निदान हेतु एलिसा परीक्षण किया जाता है। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। हेलमिन्थोलॉजी चपटे कृमियों का अध्ययन। हेलमिन्थोलॉजी चपटे कृमियों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों और मछली पालन का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों और मछली पालन का अध्ययन। मेलाकोलॉजी मोलस्क का अध्ययन। मेलाकोलॉजी मोलस्क का अध्ययन। तो एक बार और रिवाइज करते हैं हम लोग। हेलमिन्थोलॉजी चपटे कृमियों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों एवं मछली पालन का अध्ययन। मेलाकोलॉजी मोलस्क का अध्ययन। निम्न में से कौन सा कीट मनुष्य में निद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीसी मक्खी। निम्न में से कौन सा कीट मनुष्य में निद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलाती है? सीसी मक्खी। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। निद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस रोग ट्राइपेनोसोमा ब्रुसेई प्रजाति के प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। ट्राइपेनोसोमा ब्रुसेई प्रजाति के प्रोटोजोआ द्वारा स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है, जिसका वाहक सीसी मक्खी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस रोग की वाहक कौन सी मक्खी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है दोस्त, सीसी मक्खी है। अगला क्वेश्चन, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? निद्रा रोग अभी हम लोगों ने पढ़ा है ट्रैपेनोसोमा वायरस प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ट्रैपेनोसोमा प्रोटोजोआ द्वारा होता है। चलिए अगला दोस्त देखते हैं। कालाजार किससे संबंधित है? कालाजार किससे संबंधित है? तो सिकता मक्खी से कालाजार संबंधित है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। कालाजार सिकता मक्खी सैंड फ्लाई से संचारित होता है। कालाजार का सबसे ज्यादा असर प्लीहा, लिवर तथा मेरु रज्जु पर पड़ता है। कालाजार बुखार होता है। कालाजार बुखार का सबसे ज्यादा असर प्लीहा, लिवर तथा मेरु रज्जु पर पड़ता है। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कालाजार ज्वर का संचरण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकता मक्खी द्वारा। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सिकता मक्खी के काटने से कालाजार ज्वर का संचरण होता है। दाद की बीमारी निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है? दाद की बीमारी निम्नलिखित में फंगल होती है। हम लोग एड्स में सुना होगा तो फंगल इन्फेक्शन, जब भी दाद का एड आता है तो उसमें बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे फंगस से होती है दांत की बीमारी। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। दांत की बीमारी ट्राइकोफाइटोन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होती है। ट्राइकोफाइटोन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवकी रोग है? दाद, खाद, खुजली कवकी रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिरारी है? इसका सही उत्तर है मच्छर। रुधिर आरी मतलब रुधिर पीने वाले, तो मच्छर इसमें से रुधिर पीने वाले जंतु है। पर इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पड़ेगा, दिए गए उपरोक्त विकल्पों में मच्छर ही रुधिरारी है। सिर्फ मादा मच्छर ही मनुष्य या अन्य जंतुओं का रक्त चूसती है, जबकि नर मच्छर पेड़ पौधों का रस चूसते हैं। इधर भी नर मच्छर पेड़ पौधों का रस चूसते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो दवाई होती हैं वो दर्द निवारक होती हैं, दर्द निवारक दवाई एनाल्जेसिक होती हैं। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। एनाल्जेसिक दर्द निवारक के रूप में उपयोग की जाती है, जैसे इब्रूप्रोफेन, एस्पिरिन आदि। जैसे इब्रूप्रोफेन, एस्पिरिन तो आपने सुना होगा आदि। एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशक तथा डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्टिव एजेंट को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, बैक्टीरियल को, एंटीपायरेटिक ज्वरनाशक और इन्फेक्टिव एजेंट को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चेचक। चेचक का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया। चेचक का वैश्विक स्तर पर उन्मूलन कर दिया गया है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सन 1979 में प्रमाणित किया गया था कि चेचक पूरी तरह उन्मूलित कर दिया गया है 1979 में। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवित प्रतिरक्षियों का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जा या पिलाई अथवा किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका वैक्सीन कहते हैं। इस क्रिया को टीकाकरण वैक्सीनेशन कहते हैं। संक्रामक रोगों से रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि मानी जाती है। चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, चेचक के टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर। अभी हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक एक विषाणुजनक रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। इसके टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक वेरियोला वायरस के से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चेचक होने का कारण है। अभी हम लोग देखा वेरियोला वायरस। छोटी मात्रा चिकन पॉक्स ये होता है वेरियोला वायरस द्वारा। छोटी मात्रा चिकन पॉक्स पैदा होता है वेरियोला वायरस द्वारा। चिकन पॉक्स वेरियोला विषाणु से प्रसरित होता है। यह रोग भी चेचक की तरह संक्रामक होता है जो रोगी के श्वास या छींकों से प्रसरित होता है। इसके शरीर में हल्का बुखार तथा शरीर पर पित्तिकाएं निकल आती हैं। लॉक जॉ निम्नलिखित में किस रोग की अंतिम अवस्था है। लॉक जॉ टिटनेस की अंतिम अवस्था है। टिटनेस की अंतिम अवस्था लॉक जॉ है। टिटनेस की अंतिम अवस्था लॉक जॉ है। यह रोग बैसिलस टिटनी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। बैसिलस टिटनी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है जो अधिकांश जंग लगे लोहे पर घोड़े की लीद या मल में पाया जाता है। इस रोग से को धनुष्ट कर भी कहा जाता है। इससे व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में संक्रमण फैलने लगता है। तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क वाला तंत्र जहाँ सब नियंत्रण होता है। किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से। रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचाने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है। DPT का टीका शिशुओं को रोहिणी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, पर्टिसिस तथा टिटनेस से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। ये तीनों बैक्टीरिया जनित रोग हैं। DPT टीका निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव में दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस। अगला क्वेश्चन, टिटनेस का कारण होता है क्लोस्ट्रीडियम। टिटनेस का कारण होता है क्लोस्ट्रीडियम। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है। यह एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु DPT का टीका लगाया जाता है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, निम्नलिखित में से वह संक्रामक रोग कौन सा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधा नहीं फैलता। इसका सही उत्तर हो जाएगा टिटनेस। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधा नहीं फैलता। टिटनेस एक जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरियल रोग है। ये बैक्टीरियल बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधा नहीं फैलती। रोहिणी, गलघोंटू
रोहिणी, गलघोटू या डिप्थीरिया। और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु और विषाणु दोनों, क्रमशः जीवाणु और विषाणु। रोहिणी गलघोटू के लिए जीवाणु और इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया बैक्टीरियल रोग है और इन्फ्लुएंजा विषाणु रोग है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। रोहिणी, गलघोटू या डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा फैलता है। यह गले की एक बीमारी है, जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस के द्वारा फैलता है जिससे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। एंटीरोबियता पैदा की जाती है पिन कृमि द्वारा। एंटीरोबियता पैदा की जाती है पिन कृमि द्वारा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। एंटीरोबियता पिन कृमि द्वारा पैदा की जाती है। यह संघ निमेटोडा का जंतु है। इसका जीवन चक्र एक पोषी होता है। इसके लार्वा को रैबिडिफॉर्म लार्वा कहते हैं। पिन कृमि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है गलसुआ मम्प्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है पैराटोड ग्रंथि में, कर्ण पर पैरोटिड ग्रंथि में, कर्ण पर पूर्व। गलसुआ मम्प्स कर्णपूर्व पैरोटिड ग्रंथि में सूजन पैदा करता है। कर्णपूर्व ग्रंथि कपोलों में कर्ण पल्लव के नीचे और आगे की ओर स्थित पीली सी चपटी सी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। प्रत्येक की लंबी एवं मोटी वाहिनों को स्टेंसन्स नलिका कहते हैं। ये ग्रंथियां मुख्यतः जलीय अर्थात शीर्षी तरल का स्रावन करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? यह क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा। केंचुए को कहते हैं किसान का मित्र। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मृदा का दायवीय एवं चालन एरिटेट्स एंड मिक्सेस द सॉइल करके मृदा को उपजाऊ तथा पौधों के उपयोग के लिए अनुकूल बनाने में सहायक होता है। केंचुआ एनिलिडा फाइलम का एक प्राणी है। ये समझाने के लिए आपको मैं समझाता हूँ। केंचुआ जमीन में रहता है। वो जमीन को छिद्रयुक्त बनाता है, जमीन को छेद करता रहता है, मिट्टी खाकर मिट्टी निकालता रहता है, जिससे जो मिट्टी में ऑक्सीजन आती जाती रहती है, हवा वायु जनित होती है, हवा आती जाती रहती है, इससे फसल अच्छी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अपना। टाइफाइड पैदा किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साल्मोना टाइफाई द्वारा। साल्मोना टाइफाई जो बैक्टीरिया है उससे होता है। साल्मोना टाइफाई बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। यह जीवाणु छोटी आंत में रहता है। साल्मोना टाइफाई छोटी आंत में रहता है। यह मल और मक्खियों के द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को सिरदर्द व तेज बुखार रहता है। टाइफाइड तो बहुतों को हुआ भी होगा। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा होता है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? अभी देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी। हम लोगों ने पता है कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, तो विषाणु में होने का सवाल ही नहीं होता। चलो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। विषाणु में कोशिका भित्ति सेल वॉल अनुपस्थित होता है। इसमें डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है तथा ये परपोषी कोशिका के भीतर ही प्रजनन करते हैं। परपोषी मतलब दूसरों पर आश्रित होने वाली। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता? इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है टाइफाइड रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता। रक्तधान द्वारा फैलने वाली बीमारी HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस इत्यादि हैं। मतलब अगर आपको ये बीमारी है HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस और आपने किसी को अपना खून दे दिया तो उसे भी ये बीमारी हो जाएंगी। और टाइफाइड में ऐसा नहीं है। अगर आपको टाइफाइड है और आपने किसी को ब्लड दिया तो उसे टाइफाइड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? पीलिया रोग होता है यकृत के संक्रमण से। पीलिया में यकृत की हालत ज़्यादा खराब हो जाती है। पीलिया वायरस जनित रोग है जो यकृत का रोग है। पीलिया रोग में रुधिर में पित्तरंजक बाइलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से श्लेष्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। मूत्र पीले हरा
सा हो जाता है। उपयुक्त उपचार ना मिलने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो बहुत डेंजरस रोग हो सकता है अगर इसकी जांच या इसकी दवाई ना कराई जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। यदि भोजन तथा जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह शरीर के लिए हानिकारक होता है। विशेषकर बच्चों में यह जानलेवा होता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मैथमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन संवहन को रोक देता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो खतरनाक रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्बेस्टोसिस। सीमेंट में एस्बेस्टस नामक खनिज होता है, जो सबको पता होता है, जो अम्ल में अघुलनशील एवं अदहनीय होता है, एसिड में घुलता नहीं है। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों में एस्बेस्टोस नामक रोग की संभावना सर्वाधिक रहती है। इस रोग का कोई इलाज नहीं होता। एस्बेस्टोसिस का कोई इलाज नहीं होता। वाह, बहुत खराब बात है। अभी तक हमने साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है फिर भी नहीं इलाज। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैंसन। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार हैंसन ने किया था। लेप्रोसी बैसिलस की खोज हैंसन ने की थी, इसलिए लेप्रोसी को हैंसन रोग भी कहते हैं। यह माइकोबैसिलस लेप्री द्वारा फैलता है। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार हैंसन ने किया था। यह माइक्रोबैसिलस लेप्री द्वारा फैलता है। चालक मलेरिया फैलाने वाले घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं प्लाज्मोडियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मुख्यतः 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सर्वाधिक खतरनाक या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। निम्न में से कौन सा मलेरिया पैदा करता है? निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, हम लोग पढ़े प्रोटोजोआ। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एनाफिलीज मच्छर। एनाफिलीज मच्छर और एडीज मच्छर से डेंगू होता है, ये भी पता होगा आप लोगों को। एनाफिलीज से मलेरिया, एडीज से डेंगू। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। यह रोग प्लाज्मोडियम कण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? इसका भी मैंने बताया था आपको, एडीज मच्छर द्वारा डेंगू रोग फैलता है। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। यह एक प्रकार के विषाणु वायरस के संक्रमण से होता है, जिसे एडिस एजिप्टी नामक मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगों के रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पोरोजोआइट। मलेरिया परजीवी की स्पोरोजोआइट अवस्था संक्रामक होती है। मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। सभी जगह मादाओं से होता है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से होता है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषों से होता है। विष मतलब टॉक्सिक, तो टॉक्सिकोलॉजी का विषयों से अध्ययन। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। विषयों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी, जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी होता है, रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। रोगों के अध्ययन पैथोलॉजी जो आप लोगों ने देखी होंगी अपने आसपास जरूर, जहाँ ब्लड की जाँच होती है, ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यम्ल एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट दर्द। एंटासिड पेट में बढ़ी अम्लता, एसिडिटी को कम करके पेट दर्द को राहत दिलाता है। प्रत्यम्ल एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? पेट दर्द। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैडमियम इटाई रोग पैदा करती है। कैडमियम रोग इटाई रोग कैडमियम के विष के द्वारा होता है। यह सबसे पहले जापान के जिंजू नदी में पाया गया था। इसमें जोड़ों में
दर्द हड्डियों तथा मुलायम होना और किडनी का फेल होना होता है। ये किडनी का रोग है कैडमियम वैसे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसमें। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो निम्नलिखित में कौन सी बीमारी फैल जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड खराब पानी से होता है। इसका यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो टाइफाइड बीमारी फैल जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जुकाम। आप छींकते हैं तो बगल वाला भी छींकने लगेगा कुछ दिनों बाद। जुकाम कॉमन कोल्ड एक वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है जो वायरस से फैलता है, जबकि टाइफाइड एक जीवाणु साल्मोनेला टाइफाई जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले द्वारा और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा प्लाज्मोडियम प्रजाति द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है वायरस द्वारा। साधारण जुकाम वायरस द्वारा पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दुग्ध शर्करा है, दुग्ध शर्करा है लैक्टोज। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है दुग्ध में। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। यह एक डाइसैकेराइड शर्करा होती है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है। जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना होता है कौन? लैक्टोज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जीवाणु बैक्टीरिया की सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वायुमंडल नाइट्रोजन के भीतरी नाइट्रेटों का सूक्ष्मजीवीय विघटन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के भीतर नाइट्रेटों का सूक्ष्मजीवीय विघटन यह कहलाता है विनाइट्रीकरण। नाइट्रेटों के सूक्ष्मजीवीय विघटन माइक्रोबायलीय डिग्रेडेशन के फलस्वरूप नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन में विघटन विनाइट्रीकरण कहलाता है। यह क्रिया मुख्यतः विनाइट्रीकारी जीवाणुओं द्वारा होती है। दो उदाहरण था थाइलोबैसिलस डिनाइट्रीफिकेंस, स्यूडोमोनास डिनाइट्रीफिकेंस आदि। काफी कठिन नाम है वैसे। सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए तत्जनित रोगों से मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बैक्टीरिया तपेदिक। तपेदिक मतलब टाइफाइड। अब दूसरा देखते हैं। फंगस दांत खुजली हम लोग पहले ही देख चुके हैं। बैक्टीरिया तपेदिक, फंगस दांत खाद खुजली, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होता है कालाजार। प्रोटोजोआ से होता है कालाजार और वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा। सब हम लोग पढ़ चुके थे पहले। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख लेते हैं। बैक्टीरिया तपेदिक, फंगस दांत, प्रोटोजोआ कालाजार, वायरस इन्फ्लुएंजा। अगला है जीवाणु। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? इसका सही हम लोग देख चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी तपेदिक। तपेदिक यक्ष्मा या फिर टाइफाइड। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से यक्ष्मा तपेदिक टीबी रोग होता है। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? मिट्टी के अपमार्जक जीवाणु होते हैं। जीवाणु। बैक्टीरिया मिट्टी के अपमार्जक होते हैं। जीवाणु प्राकृतिक अपमार्जक सीवेंजर्स हैं। ये मृत व सड़े हुए पदार्थों का प्रयोग कर मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाते हैं। सूची 1 सूची के साथ मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर चलो। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? सब लोग को पता है। एडवर्ड जेनर ने की थी टीकाकरण। एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज की थी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं ही बता देता हूँ। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और वॉटसन ने किसकी खोज की थी? वॉटसन ने द्विकुंडलीय। वॉटसन एंड क्रिक ने द्विकुंडलीय डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। लैंडस्टीनर ने की थी रुदरवर्ग। रुदरवर्ग की थी ब्लड ग्रुप की। और अलेक्जेंडर फ्लेन ने 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेनर ने टीकाकरण की, वॉटसन ने द्विकुंडली, लैंडस्टर ने रुदरवर्ग की, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। टीकाकरण का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला कहते हैं प्रतिजैविक क्या होता है? प्रतिजैविक क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाए किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है। किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक होता है जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है। उदाहरण पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन,
इत्यादि। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, इसका प्रतिजैविक होते हैं। निम्न में से किस युग्म का विवर्त प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वरफिश का विवर्त प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। संघ ऑर्थोपेडा के सभी जंतुओं में ऊतक, द्रव्य तथा रक्त से भरे असममित पात्रों का बना खुला परिसंचरण तंत्र होता है। संघ ऑर्थोपोडा का बड़े पात्र ही सब मिलकर हीमोसील गुहा बनाते हैं। इस गुहा और छोटे पात्रों में भरा तल हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण लाल नहीं होता, अतः इसे हीमोलिम्फ कहते हैं। आंतराप इसी में स्थित होते हैं, आंतराप इसी में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्लीपद का कारक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूत्रापक्रमी। स्लीपद या हाथी पांव बुचेरेरिया ब्रैंकोपटाई नामक निमेटोडा द्वारा फैलता है। स्लीपद या हाथी पांव बुचेरेरिया ब्रैंकोपटाई नामक निमेटोडा द्वारा फैलता है। निमेटोडा का अर्थ सूत्रकृमि थ्रेडवॉर्म्स होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। बुचेरेरिया ब्रैंकोपटाई का प्रभाव मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्लीपद के लिए वाहक कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, स्लीपद के लिए वाहक है क्यूलेक्स मच्छर, ये पढ़ा था क्यूलेक्स मच्छर, तो इधर भी आंसर हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर स्लीपद हाथी पांव के लिए वाहक होते हैं। अष्टभुज ऑक्टोपस, घेंगा, स्नेल, सीपिया तथा यूनियो में से किस फाइलम में शामिल किया जाता है? इसका सही उत्तर आज हो जाएगा मोलस्का। मोलस्का में शामिल किया जाता है ऑक्टोपस, स्नेल और सीपिया को। इसका इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। अष्टभुज ऑक्टोपस, घेंगा, सीपिया तथा यूनियो को फाइलम मोलस्का में शामिल किया जाता है क्योंकि इनका कोबल शरीर खंड युक्त नहीं होता और इस पर देह भित्ति के बलन से बना मेंटल नाम का लिफाफेनुमा आवरण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्याणिका क्लाइटेलम किस में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ में पर्याणिका क्लाइटेलम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। पर्याणिका क्लाइटेलम केंचुआ व कुछ प्रकार जौ के शारीरिक सतह पर पाया जाने वाला ग्रंथीय ऊतक है जो संयुग्मन के बाद कोकून का स्रावन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। काइटिनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कीट। ऑर्थोपोडा संघ के जीवों का शरीर काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका होता है जो समय समय पर त्याग दिया जाता है। कीट वर्ग इस संघ का सबसे बड़ा वर्ग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है वह निम्न में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर होगा श्वास। माइकोप्लाज्मा श्वास संबंधित रोगों से संबंध रखता है। माइकोप्लाज्मा को सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने 1843 में, लुई पाश्चर ने पाश्चराइजेशन और दिया था दूध का। 1843 में खोज की थी माइकोप्लाज्मा की और इसे PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया। इससे मनुष्यों तथा जानवरों में निमोनिया श्वास संबंधी बीमारी हो जाती है जिससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। माइकोप्लाज्मा द्वारा निमोनिया रोग होता है जिससे श्वास तंत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाला किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजीन। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले बेंजीन रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया रोग हो सकता है। बेंजीन नामक रसायन के कारण एनीमिया और ल्यूकेमिया रोग हो सकता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एमीबा। एमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। एमीबा की खोज रसेल वॉन रोसेनहॉफ ने किया था। एमीबा की खोज रसेल वॉन रोसेनहॉफ ने किया था। यह प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसके गमन के लिए कूटपाद स्यूडोपीडिया होता है। अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है।
सोचने समझने की शक्ति अर्थात नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्खी। मक्खी परजीवी नहीं है। मक्खी परजीवी नहीं है। मक्खी को वैज्ञानिक नाम मस्का नेबुला या मस्का डोमेस्टिका भी होता है। यह परजीवी नहीं है। यह मनुष्यों में हैजा, मियादी बुखार, छह अमातिसार, प्रमेह, संगिरणी, कोढ़ इत्यादि घातक बीमारियों को फैलाता है। निम्नलिखित से किसका मेल नहीं सही बैठा है? किसका मेल सही बैठा है? इसका सही उत्तर जवाब मलेरिया, क्लोरोक्विन। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन। अभी हाल ही में क्लोरोक्विन दवा भारत ने कई देशों को दी है कोविड-19 के चलते। कोविड-19 के चलते भारत ने क्लोरोक्विन कई देशों को दी है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट पड़ा है। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। यह मच्छर द्वारा फैलता है, मादा एनाफिलीज द्वारा। इसके उपचार के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग करते हैं। टिटनेस के लिए डीपीटी का वैक्सीन देते हैं। टीबी के लिए बीसीजी टीका होता है। बीसीजी वैक्सीन स्कर्वी विटामिन सी कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 कीट रोग वाहकों सूची 2 में दिए गए संचरित रोगों से जोड़ा मिलाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ए का 4 एनाफिलीज मलेरिया। हम लोग चलो देख लेते हैं। एनाफिलीज मलेरिया एनाफिलीज द्वारा फैलता है। हमने पढ़ा था क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है। नींद की बीमारी सीसी मक्खी से होती है और रेत वाली मक्खी से कालाजार बुखार होता है। चलिए इसका अब कौन सा हो जाएगा? ए का 4 बी का 3। ए का 4 बी का 3 डी वाला। इसमें देख लेते हैं सही। एनाफिलीज मच्छर मलेरिया, क्यूलेक्स फाइलेरिया, रेत मक्खी कालाजार, सीसी मक्खी नींद की बीमारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीबा पेचिस पैदा होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा। अमीबा पेचिस पैदा होती है एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा। अमीबा पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। यह प्रदूषित जल में रहता है। इससे आंत में घाव हो जाता है। घाव से औव एवं रक्त रिसकर दस्त के साथ बाहर निकलता है। इसके उपचार के लिए डिपिनॉल, एमजोल इत्यादि दवाइयाँ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पेयजल में एंटाबोला हिस्टोलिका का होना एक संकेत है प्रदूषित जल का। अभी देखा ये एंटाबोला हिस्टोलिका प्रदूषित जल में रहता है, तो ये प्रदूषित जल का एक उदाहरण होगा अगर जिस जल में एंटाबोला हिस्टोलिका होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि फीता कृमि होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टीनिया सोलियम को पार्क टैपवर्म कहते हैं। पोर्क टैपवर्म कहते हैं। टीनिया सोजेनेटा को बीफ टैपवर्म कहते हैं। टीनिया फीताकृमि होता है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एपीकल्चर मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णिकी लवक। गिरगिट की ऊपरी त्वचा पारदर्शी होती है, जिसके नीचे विशेष कोशिकाओं की परतें होती हैं, जिन्हें वर्णिकी लवक क्रोमेटोफोर कहा जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण ही गिरगिट रंग बदलता है। किसकी वजह से? क्रोमेटोफोर की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जोंक। लीची में ट्यूब के अंदर ट्यूब के भीतर ट्यूब का शारीरिक प्लान पाया जाता है। ऐसे जंतु जिनकी आधारभूत शारीरिक योजना ट्यूब के भीतर ट्यूब की तरह होती है एनिलिडा कहलाते हैं। जोंक की भी एनिलिडा संघ का जंतु है। जोंक भी एनिलिडा का जंतु है। निम्नलिखित में से वह भेषज कौन सी है जो आंत्र ज्वर में दी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन आंत्र ज्वर में दी जाती है। आंत्र ज्वर नामक रोग साल्मोनेला टाइफाइड मतलब टाइफाइड रोग, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। इसका प्रसार संदूषित भोजन तथा पानी द्वारा होता है। इस रोग के उपचार के लिए प्रतिजीवाणुबैटिक एंटीबायोटिक के रूप में क्लोरोमाइसिटिन नामक दवा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो। क्लोरोमाइसिटिन है एक प्रतिजीवाणु बैक्टीरियल रोग के लिए होती है। तो चलो अथा ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग 6 पार्ट कर चुके हैं। ये पार्ट 7 था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, लाइक जरूर कर दें। एक बार लाइक करें वीडियो को, एक शेयर मारें अपने दोस्तों को ताकि वो लोग भी पढ़ सके, और सब्सक्राइब चैनल मांगो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग बिल्कुल भी मिस कर पाएँ।
अतः आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।